एडोल्फ हिटलर ऑस्ट्रिया के शहर ब्राउना में 1899 में पैदा हुआ। नौजवानी में उसने अमली ज़िंदगी का आगाज़ एक नाकामयाब मुसव्विर की हैसियत से किया। बादशाह वो एक पुरजोश जर्मन कौमियत परस्त बन गया। जंग अजीम अव्वल में वो जर्मन फौज में भर्ती हुआ, जख्मी हुआ और उसे शुजाअत के मुजाहरे पर मेडल मिले। जर्मनी की शिकस्त ने उसे सदमा पहुंचाया और बरहम कर दिया। 1919 में जब वो 30 बरस का था, वो म्यूनिख में एक छोटी सी दाएं बाजू की जमात में शामिल हुआ, जिसने जल्द ही अपना नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी मुख्तसरन नाजी जमात रख लिया। तरक्की करते हुए अगले 2 बरसों में वो उसका गैर मुतनाज़िया कायद बन गया। हिटलर की ज़ेर क़यादत नाजी जमात जल्द ही ताकतवर हो गई। सन 1920 की दहाई के अवाइल में जर्मनी में समाजी, मुआशी और सियासी अफरा तफरी का दौर था। ये अफरा तफरी पहली जंग अजीम का बराह रास्त नतीजा थी। जर्मनी जंग हार गया था, नतीजतन जर्मन सल्तनत का शिराजा बिखर गया था। नई जमहूरी रिपब्लिक ने इसकी जगह ले ली। इस नई जर्मन हुकूमत को वायमार जमहूरिया कहा जाता था। जून 1919 में वायमार जमहूरिया के जर्मन कायदीन को वर्साय मुआहदे पर दस्तखत करने पर मजबूर किया गया। इस मुआहदे के जरिए जर्मनी को पहली जंग अजीम शुरू करने पर सजा दी गई। 1920 की दहाई के अवाइल में वायमार जमहूरिया को सियासी और मुआशी मसाइल का सामना करना पड़ा। जंग के वक़्त की तबाही के नतीजे में मुआशी बहरान पैदा हो गया था। जर्मनी के जंगी कर्जों के बाइस अफराते ज़र की सूरत हाल पैदा हो गई और करेंसी की कदर में कमी हो गई। ऐसी सियासी तहरीकें भी थीं जिन्होंने नई हुकूमत का तख्ता उल्टने की कोशिश की। वो सियासी उफ़क़ पर इंतहाई बाईं से इंतहाई दाएं तक फैली हुई थी। उनके अराकीन जर्मनी में पहली जंग अजीम के बाद अदम इत्मीनान पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे थे, लेकिन वो भी मज़ीद अदम इत्मीनान और बाद औक़ात तशद्दुद को फ़रोग़ दे रहे थे और बीज बो रहे थे। एक ग्रुप जो बतौर ख़ास ख़तरे की घंटी का बाइस बना, वो जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी थी। किसी हद तक कम नुमायाँ नया सियासी ग्रुप नाजी पार्टी का था। नाजी पार्टी 1920 की दहाई के अवाइल में जर्मनी में सरगर्म कई बुनियाद परस्त नई सियासी तहरीकों में से एक थी। नाजी पार्टी म्यूनिख शहर में कायम थी, लेकिन नवंबर 1923 में तहरीक ने पूरे जर्मनी में शोहरत हासिल कर ली। इस माह एडोल्फ हिटलर की ज़ेर क़यादत नाजियों ने पुरतशद्दुद तरीके से इक़्तिदार पर कब्जा करने की कोशिश की। ये नाकाम बगावत बेरहाल पोश के तौर पर मशहूर हुई। पुरतशद्दुद तरीके से हुकूमत का तख्ता उल्टने में नाकामी के बाद हिटलर और नाजियों ने हिकमत अमली तब्दील कर ली। 1920 की दहाई के वक्त से शुरू होते हुए उन्होंने अपनी कोशिशें इंतखाबात जीतने पर मरकूज़ कर दी, लेकिन नाजी पार्टी फौरी तौर पर वोटरों को मतवज्जा करने में कामयाब नहीं हुई। 1928 में नाजी पार्टी ने जर्मनी की पार्लियामेंट के इंतखाबात में 3% से कम वोट हासिल किए थे। ताहम 1930 के आगाज़ में नाजी पार्टी ने मज़ीद वोट हासिल करना शुरू कर दिए। उनकी कामयाबी बड़ी हद तक जर्मनी में मुआशी और सियासी बहरान का नतीजा थी। नवंबर 1923 में मिनास ने इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए एक कोदेता की कोशिश की, जिसे म्यूनिख बेर पाल पोश का नाम दिया जाता है। ये नाकाम रहा, जिसके बाद हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर गद्दारी का मुकदमा चला और उसे सज़ा हुई। ताहम 1 साल से भी कम जेल काटने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। 1928 में भी नाजी मुख्तसर सी जमात थी। ताहम अजीम आलमी कसाद बाजारी के दौर में जर्मन अवाम सियासी जमातों से बेजार होने लगी। इस सूरत हाल में नाजी जमात ने खुद को मुतबादल के तौर पर पेश करते हुए अपनी बुनियादें मजबूत कर ली। जनवरी 1933 में 44 बरस की उम्र में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। चांसलर बनने पर उसने तमाम मुखालिफ जमातों को ज़बरदस्ती दबाना शुरू कर दिया और आमर बन बैठा। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि यह सब कुछ अवामी राय और कवानीन के मुताबिक हुआ, बस सब कुछ तेज़ी के साथ किया गया। नाजियों ने मुकदमात का तकल्लुफ़ भी ज़रूरी नहीं समझा। बेशतर सियासी हरीफों पर तशद्दुद को इस्तेमाल किया गया और इन्हें ज़दोकोब किया गया। बाद को मार दिया गया। ताहम उसके बावजूद आलमी जंग की शुरुआत से पहले चंद सालों में हिटलर को जर्मनों की बड़ी अक्सरियत की हिमायत हासिल रही, क्योंकि उसने बेरोज़गारी का खात्मा किया और मुआशी खुशहाली लाया। फिर वो दूसरे मुल्क फतह करने लगा, जो वो जंग अजीम दोम का सबब बना। इब्तदाई फतूहात उसे लड़ाई के चक्कर में पड़े बगैर हासिल हुई। इंग्लिस्तान और फ्रांस अपनी मुआशी बदहाली के बाइस मायूस थे और अमन के ख्वाहां थे, इसलिए उन्होंने हिटलर के किसी काम में मुदाखलत नहीं की। हिटलर ने वर्सेल्स का मुआहदा मनसूख किया और जर्मन फ़ौज को असर नौ मुनज़्ज़म किया। उसके दस्तों ने मार्च 1936 में रेहाइनलैंड पर कब्जा कर लिया। मार्च 1938 में ऑस्ट्रिया को जबरी तौर पर खुद से मुल्हिक कर लिया। उसने सॉट बटन लैंड को भी सितंबर 1938 में इल्हाक पर रजामंद कर लिया।
یہ چیکو سلواکیہ کا ایک قلعہ بند علاقہ تھا جو ایک معاہدے سے ہٹلر کے پاس چلا گیا۔ اس بین الاقوامی معاہدے کو میونخ پیکٹ کہتے ہیں۔ برطانیہ اور فرانس کو امید تھی کہ یہ سب کچھ لے کر وہ پرامن ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہٹلر نے اگلے چند ماہ میں مزید حصے بھی غصب کر لیے۔ ہر مرحلے پر ہٹلر نے مکاری سے اپنے اقدامات کے جواز گھڑ لیے اور دھمکی بھی دی۔ اس نے کہا اگر کسی نے مزاحم ہونے کی کوشش کی تو وہ جنگ کرے گا۔ ہر مرحلے میں مغربی جمہوریتوں نے پسپائی اختیار کی۔ انگلستان اور فرانس نے البتہ پولینڈ کے دفاع کا قصد کیا جو ہٹلر کا اگلا نشانہ تھا۔ ہٹلر نے اپنی دفاع کے لیے اگست 1939 میں اسٹالن کے ساتھ عدم جارحیت کے معاہدے پر دستخط کیے۔ دراصل یہ ایک جارحانہ اتحاد تھا جس میں دو آمر اس امر پر متفق ہو گئے کہ وہ پولینڈ کو کسی شرح سے آپس میں تقسیم کریں گے۔ 9 دن بعد جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ اس کے 16 روز بعد روس بھی حملے میں شامل ہو گیا۔ اگرچہ انگلستان اور فرانس بھی اس جنگ میں کود پڑے لیکن پولینڈ کو شکست فاش ہوئی۔ 1940 ہٹلر کے لیے بہت اہم برس تھا۔ اپریل میں اس کی فوجوں نے ڈنمارک اور ناروے کو رون ڈالا۔ مئی میں انہوں نے ہالینڈ، بیلجیم اور لکسمبرگ کو تخت و تاراج کیا۔ جون میں فرانس نے شکست کھائی، لیکن اسی برس برطانیہ نے جرمن ہوائی حملوں کا دلیری سے مقابلہ کیا۔ برطانیہ کی مشہور جنگ شروع ہوئی۔ ہٹلر کبھی انگلستان پر قابض ہونے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اپریل 1941 میں ہٹلر کی فوجوں نے یونان اور یوگوسلاویہ پر قبضہ کیا۔ جون 1941 میں ہٹلر نے عدم جارحیت کے معاہدے کو تاتار کیا اور رد و بدل پر حملہ آور ہوا۔ اس کی فوجوں نے بڑے روسی علاقے پر فتح حاصل کی، لیکن وہ موسم سرما سے پہلے روسی فوجوں کو نیست و نابود کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہٹلر بیک وقت روس اور انگلستان سے برسر پیکار تھا۔ اس کے باوجود اس نے دسمبر 1941 میں امریکہ پر بھی حملہ آور ہو گیا۔ کچھ عرصہ پہلے جاپان پرل ہاربر میں امریکی بحری چھاؤنی پر حملہ کر چکا تھا۔ 1942 کے وسط تک جرمنی یورپ کے ایک بڑے حصے پر قابض ہو چکا تھا۔ تاریخ یورپ میں کبھی کسی قوم نے اتنی وسیع سلطنت پر حکمرانی نہیں کی تھی۔ مزید برآں اس نے شمالی افریقہ کے بیشتر حصے کو بھی فتح کر لیا۔ 1942 کے دوسرے نصف میں جنگ کا رخ بدل گیا جب جرمنی کو مصر میں العلمین اور روس میں اسٹالن گراڈ کی جنگوں میں شکست کی ہزیمت اٹھانی پڑی۔ ان نقصانات کے بعد جرمنی کی عسکری برتری کا زوال شروع ہوا۔ جرمنی کی حتمی شکست گو اب ناگزیر معلوم ہو رہی تھی، لیکن ہٹلر نے جنگ سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ ہولناک نقصانات کے باوجود اسٹالن گراڈ کی شکست کے بعد قریب 2 برس یہ جنگ جاری رہی۔ 1945 کے موسم بہار میں تلخ انجام وقوع پذیر ہوا۔ 30 اپریل کو برلن میں ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ 7 روز بعد جرمنی نے ہتھیار پھینک دیے۔ متعدد وجوہات کی بنا پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہٹلر کی شہرت باقی رہے گی۔ ایک تو اس کے لیے کہ اس نے تاریخ کی بدنام ترین افراد میں شمار کیا جاتا ہے۔